अगर डीएनए मैच कर गया तो उमेश भोयर के कातिलों को हम खोद खोद के ढूंढ निकालेंगे। लेकिन सर, अगर ये डीएनए मैच नहीं हो पाया तो हम फिर से उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से हमने इस केस की शुरुआत की। यानी कि हमारे पास रह जाएंगी सिर्फ कटी हुई जांघें, जो कि 25 से 28 साल के किसी पुरुष की। 7 महीने से घर वापस नहीं आया हमारा उमेश। एक फोन भी नहीं किया उसने। क्या हमारा उमेश हमें छोड़ के चला गया होगा इस दुनिया से? काश के ऐसा ना हो। काश के वो डीएनए टेस्ट मैच ही ना हो और हमारा उमेश कभी लौट के आए ही ना। एक आस तो बनी रहेगी कि एक ना एक दिन आएगा लौट के, शायद अपने से निकल के बाहर। उस दिन के ठीक 2 हफ्ते बाद डीएनए रिपोर्ट पेश हुई। इस रिपोर्ट के रिजल्ट ने भोयर परिवार पर एक दर्दनाक कहर बरसाया, पर दूसरी तरफ इस रिपोर्ट ने इस ब्लाइंड केस की अंधी गली की दीवार में एक छेद कर दिया। दशरथ जी, निर्मला जी, डीएनए सैंपल मैच हो गया है। हमें जो लाश की जांघें मिली थी वो आपके बेटे उमेश की हैं। ये जो उमेश के 3 गंजेड़ी दोस्त हैं, राशिद, दानिश और गुरु दावने, तीनों को उठवाओ। एक और हो जाए। साला दोनों आउट हो गए। चल उठ। चलो शुरू करो। साहब, मैंने हवलदार साहब को 7 महीने पहले बोला था कि वो साहब उमेश मेरे को बरोबर फ़ोन किया था और बोला कि मेरे को नहीं आने का है माल मारने। क्यों? कहीं और जाने वाला था दम मारने? नहीं साहब, अब ये नहीं बोला कि किधर को जाने का है। हाँ साहब, उसके बाद कई दिनों तो अपन लोग टेंशन में सोचते रहते थे ये उमेश फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, और अपन लोग फ़ोन करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ था साहब। उमेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई लड़की को लेके लफड़ा या पैसों को लेके या कोई और? अभी अपने को तो कुछ बोला नहीं साहब। उसके काम की जगह पे कुछ हुआ रहेगा तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं साहब। अभी साहब कंटेनर यार्ड का कितना गर्दी रहता है वहाँ पे कारखाने के अंदर। बसेकर साहब, जगताप जी जब पहले आए थे तब भी मैंने यही कहा था। उमेश भोयर काम यही करता था, लेकिन कैजुअल था, परमानेंट नहीं। किसी से कोई झगड़ा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। बस एक दिन काम पर नहीं आया, फिर हवलदार साहब आए पूछने के लिए, तभी पता चला कि गायब हुआ है। हाँ साहब, हमें पता था कि थी। बार बार बोला साहब, मत कर मत कर। क्या कुछ नहीं किया उसको रोकने के लिए? साहब अपन 4 लोगों की एकदम मस्त टोली थी साहब। अपन अड्डे पे जाते थे, माल फूकते थे, मस्ती करते थे साहब बस। अबे स्लो मोशन में बना रहा है क्या? भाई बूट पॉलिश नहीं है ये, असल माल है मनाली का। वक्त दो भाई, वक्त दो। भाई तकदीर और तलब किसी के लिए नहीं रुकती। अपना राशिद भाई को ही ले लो। अभी क्या डायलॉग मारेगा तू? अबे मैं क्या डायलॉग मारूंगा? डायलॉग तो तेरी बहन मारेगी तेरे को किसी दिन। कब तक उसकी कमाई का खाएगा और हमारी कमाई का फूकता रहेगा? ये गप कर तू, रोज रोज रोटी के ले जाता हूँ मैं। चला अभी क्या अपन तीनों काम कर रहे हैं, काय को हमको करना है इसके लिए, लेकिन तेरे को तो काम की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तेरी बूढ़ी अम्मी है, उसकी देखभाल कौन करता है? तेरी बहन। अबे उसका भी अपना घर है, किसी दिन हाथ खड़े कर दिए तो बोलना क्या करेगा? ऐसे ही पड़ा रहेगा कोने में।
फूके हुए माल के जैसा। अरे यार, तुम लोगों ने फिर सीरियस नगर की रास्ता पकड़ लिया। अरे लौट आओ राजा। हाँ, अरे माल बुला रहा है। फूकले फोकट चंद। ला भाई दानिश बना यार। तो उमेश, दानिश और गुरु, इन तीनों के पास नौकरी थी। और राशिद, तू बेरोजगार था। हाँ साहब, अभी बैड लक चल रहा है आजकल। और ये बैड हैबिट, चरस गांजे की लत, ये कब से चल रही है? वो तो याद किधर रहता है साहब? तेरे को राशिद याद है क्या कभी तू पहली बार माल फूका था? हम लोग लिमिट में फूकते हैं साहब, बस काम करते करते थोड़ा टाइम पास। तू दिन भर घर पे रहता है, दिन भर फूकता है क्या? नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब। तू सच क्या है? तू कुछ तो छुपा रहा है यार मुझसे। नहीं साहब, कुछ तो नहीं, एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। तो सुन राशिद, और तुम दोनों भी, दानिश और गुरु, तुम्हारे दोस्त उमेश का हुआ है मर्डर, कत्ल, और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, समझे? अब हम यहाँ टाइम पास करने तो बैठे नहीं। अगर हमें ज़रा सी भी भनक लगी ना कि उसके कत्ल में तुम्हारा कोई दखल है, तो तुम तीनों के भी वैसे ही टुकड़े किए जाएंगे। पर तुम तीनों की हालत उससे बदतर होगी। क्यों साहब? क्योंकि तुम तीनों जिंदा रहोगे, रेंगते रहोगे जेल में। साहब अपन लोग ने कुछ किया नहीं है साहब। साहब आई शपथ अपन सच बोलते हैं साहब। अपन लोग तो उसको फोन लगा। कुछ याद आए तो बुलाना मुझे। वो हर जगह अपनी बाइक पर ही जाता था साहब। लेकिन मिसिंग कंप्लेंट में तो कहीं नहीं लिखवाया कि उस रात भी बाइक पर ही गया था। क्यों नहीं लिखा गया पता नहीं, मैं तो बोला था। जगताप, इसमें बाइक के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। सब दशरथ बोयर ने जो बोला वही लिखा, उसने बाइक के बारे में कुछ बताया नहीं। दशरथ बोयर हड़बड़ी में भूल गया होगा सर। अगर उस रात वो बाइक पे था तो जाहिर सी बात है कातिल ने बाइक के भी टुकड़े कर दिए होंगे या बेच दी होगी। सर, उसके माँ बाप ने बताया कि वो गले में सोने की चेन भी पहनता था। इस केस को भी अभी तक हम टुकड़ों में ही देख रहे थे। शायद इसकी पूरी तस्वीर को देखते और गहराई में जाते तो बहुत पहले हमारे हाथ कुछ लग जाता। हम बस उन दो कटी हुई जांघों के शौक में ही रह गए और ये छूट गया हमसे। बाइक और सोने की चेन के साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट लीड थी हमारे पास, ये कपड़ा जिसमें वो कटी हुई जांघें मिली थी। ये दरअसल बेडशीट का हिस्सा है। मुझे उमेश भोयर के कॉल रिकॉर्ड चाहिए, शायद उसमें भी कुछ छूट गया है हमसे। सर। जगताप सर। उमेश के 3 गंजेड़ी दोस्त, मुझे पूरी डिटेल चाहिए उनकी। हो सर। 26 साल का एक जवान आदमी मारा गया है। प्रॉपर्टी एंगल रूल्ड आउट है क्योंकि गरीब बैकग्राउंड है। दुश्मनी का एंगल हो सकता। जवानी में दुश्मनी मतलब लड़की का एंगल भी हो सकता है। उमेश भोयर मिसिंग केस अब उमेश भोयर मर्डर केस बन गया था। पुलिस को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। फाइनली इस केस को एक दिशा मिल गई थी, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर थी। 2000 से कम में नहीं होगा। ताजा सिंघाड़ा है 7 किलो का, लेके जाओ। भाभी, अरे लेके जाओ भाई। अरे अब आराम से। राशिद का बाप नहीं है साहब, उसकी बहन और बहनोई उसकी और उसकी बीमार माँ की जिम्मेदारी उठाते हैं। और वो दूसरा लड़का दानिश? सर, दानिश का बाप फिरोज भी मछुआरा है। गुरुदाव ने अनाथ है, हिस्ट्री शीटर है, छोटी मोटी चोरियां कर चुका है सर। राशिद, दानिश और गुरु तीनों हिस्ट्री शीटर हैं। तीनों के पुलिस रिकॉर्ड्स हैं सर। उमेश का? उमेश का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। उमेश को गांजे की लत कब से लगी? 1 साल पहले उमेश को गांजे की लत लगी। 1 साल पहले? जो आदमी 25 साल तक नशा ना करे और फिर उसे एकदम से गांजे की लत लग जाए, मतलब उसकी जिंदगी की चलने में कोई खास आग तो जरूर लगी होगी।
उमेश की मौत के दिन से 1 साल पहले तक के रिकॉर्ड्स निकाले मैंने, जिसमें एक नंबर है जो पिछले 1 साल से लगभग हर रोज उमेश के टच में था। हर रोज? हर रोज, दिन में कई बार। गर्लफ्रेंड? गर्ल तो है सर, रुखसार बेग। कैसी फ्रेंड है ये जानना भी बाकी है। कौन है रुखसार बेग? जी जी, रुखसार हमारी बेटी है। क्या बात है साहब? इस वक्त कहाँ है रुखसार? वो अपने घर पे है, अपने शोर सोहेल बेग के यहाँ। कहाँ है उसका घर? चिंचिणी में। ये लो। कौन से हाथ से लूं? हाँ? कितनी बार मुझे जताओगी कि मैं क्या हूं? रुखसार 25 साल की है और 8 महीने पहले शादी हुई। अरेंज मैरिज है सर। 8 महीने पहले अरेंज मैरिज हुई, लेकिन उमेश से लगातार 1 साल से फ़ोन पे बात कर रही है और 1 साल पहले से ही उमेश को गांजे की लत लगी। इन तीनों का कुछ कनेक्शन तो है। कनेक्ट करो। जी बोल रही हूँ। आप कौन? पालघर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विश्वास पारसेकर बोल रहा हूँ। 7 महीने से आपके कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ, जब से उमेश गायब हुआ है। तो आप उमेश के बारे में कुछ जानती हैं? जी लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। मैं खुद आके आपसे पुलिस स्टेशन में मिलूंगी, आप यहाँ मत आइएगा। कब आएंगी? बस अभी निकल रही हूँ चिंचणी से। रुखसार बेग 7 महीने से पुलिस के फोन का इंतजार कर रही थी जब से उमेश गायब हुआ था, लेकिन उसने खुद कभी पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया। कौन थी ये रुखसार बेग और वो ऐसा क्या जानती थी उमेश के गायब होने के बारे में या शायद उसके मर्डर के बारे में? तो रुखसार बेग, हम आपके घर आते तो कौन सा कहर टूट पड़ता आप पर? मेरे पति शकी मिजाज के हैं। किस बात का शक है उन्हें? आपके और उमेश के रिश्ते को लेकर? उमेश और मैं बचपन के दोस्त हैं, पड़ोसी था वो मेरा। बचपन का दोस्त, जवानी का बॉयफ्रेंड? जी नहीं, उमेश वो मेरे भाई जैसा था। पिछले 1 साल में फ़ोन पर काफ़ी बातें हुई आपकी अपने भाई समान उमेश से। भाई बहन का टच में रहना गुनाह है क्या सर? पिछले 1 साल में उसे गांजा की बहुत आदत पड़ गई थी। मैं दिन रात उसे फ़ोन करके बस गांजा छोड़ने की कस्में दिया करती थी। आप पिछले 7 महीने से हमारा इंतज़ार कर रही थी, क्यों? क्या बताना था आपको? इंतज़ार कर रही थी सर क्योंकि मुझे मालूम था आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ है और आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। उमेश के गायब होने या उसके मर्डर के बारे में कुछ पता है आपको? कुछ नहीं सर, बस इतना चाहती हूँ कि जिसने भी उमेश के साथ ऐसा किया वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। रुखसार जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? सर अब मैं कैसे बोल सकती हूँ आपको कैसे और क्यों लग रहा है? मैं बस अपने बारे में बोल सकती हूँ और मुझे बहुत ख़राब लग रहा है सर। जिस इंसान के मैं इतने करीब थी वो इस तरह मारा गया। रुखसार बेग, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही है रुखसार बेग। सर लेडी कांस्टेबल लगा दी है, सर्विलेंस शुरू कर दी है। अब ये रुखसार 1 सेकंड के लिए भी हमारी और कानून की नज़रों से दूर नहीं हट पाएगी। यही बगल में रहती थी रुखसार, अब इतने से भी तब से आना जाना था यहाँ। रुखसार और उमेश के बीच में कैसे रिश्ते थे? दोनों बिल्कुल भाई बहन जैसे हैं। भाई बहन जैसे नहीं साहब, भाई बहन ही थे। उनके पाक रिश्ते पर इस तरह से इल्जाम तो मत लगाइए। देखिए हमको इल्जाम नहीं लगा रहे, सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। रुखसार हमेशा उमेश का भला चाहती थी साहब। लेकिन कोई तो था निर्मला जी जो उसका बुरा चाहता और उसने बुरा किया, और अब उस तक पहुंचने में हम सबका भला होगा। साहब आप जितना चाहते हैं ना कि उमेश का कातिल पकड़ा जाए, उतना हम भी चाहते हैं। पर यह क्या वाहियात सवाल हुआ कि रुखसार की शादी सोहेल से क्यों हुई? अरे हर लड़की की शादी किसी न किसी के साथ तो होती है, तो रुखसार की भी हुई। विश्वास साहब, ये सोहेल बेग और रुखसार की शादी में कुछ तो लोचा है। फैक्ट्री में काम करता था सोहेल, मशीन में हाथ गया और कट गया। हाथ शादी के पहले कटा या बाद में? शादी के काफी पहले कटा था। ये रुखसार के माँ बाप ने सोहेल को क्यों चुना? कोई खास वजह? वही तो लोचा है साहब।
यहाँ बिरादरी में ये बात फैली है कि सोहेल को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, और वहाँ रुखसार की अम्मी अब्बू को पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़नी थी कि उसका हाथ इसने सोहेल के हाथ में दे दिया। जोड़ी बोले तो तेल और पानी है साहब। सोहेल मुझे सही बंदा लगा, इसलिए मैंने उसे चुन लिया। अब इस पे भी सवाल या निशान? यानी बाप को तो कोई हक ही नहीं है क्या? सर रुखसार के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। उनको ना सर किसी भी तरह से रुखसार को उस घर से, उस मोहल्ले से दूर करना था। ऐसा क्या हुआ था वहाँ? साहब मैंने मोहल्ले में जाके पूछताछ की। ऐसा है ना सर कि रुखसार खूबसूरत है और मोहल्ले के लड़के उस पर मरते भी थे। ये तो हर मोहल्ले की कहानी है। पर रुखसार रिटर्न फायरिंग भी करती थी। हबीबा और असलम 24 घंटे गैस पर रहते थे। अब तो घुस फुसा कर भी लोग बात नहीं करते, ना ही दबी जबान में कोई कुछ कहता। सामने से आकर कहते हैं लड़की को संभालो वरना मुंह काला कराएगी किसी दिन। कर करा कर और हम क्या कर सकते हैं? समझाया, डांटा, मैंने कितनी बार तो हाथ भी उठाया, तुम जानती नहीं क्या? पर कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ हाथ उठाने से बेहतर है उसका हाथ किसी के हाथ में दे दीजिए। एक बार शादी हो गई तो सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा सर से, और जब घर गृहस्थी बच्चों के चक्कर में पड़ेगी तो अपने आप लाइन पे आ जाएगी। रुखसार मान गई सोहेल से शादी करने के लिए? सर इससे एक्चुअली रुखसार का काम आसान हो गया। साहब लोग बोलते कि रुखसार ने शादी के लिए हाँ इसलिए किया था कि उसको असलम की पिटाई से छुटकारा मिल जाए, और चिंचणी में जाती मैडम ने तो एक से रंग दिखाना शुरू कर दिया था साहब। बोले तो काफ़ी फेमस हो गई थी साहब। सर मुझे जो कहना था मैं पहले ही कह चुकी हूँ, अब नया क्या बोलूँ? सच बोलना बुरा आइडिया नहीं होगा। आपका और उमेश का असली रिश्ता क्या था? भाई बहन मत बोलना, वो तो मैं मानता नहीं हूँ। तो वो आपकी प्रॉब्लम है सर। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, उमेश मेरे भाई जैसा था और कुछ भी नहीं था हमारे बीच। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे साहब? अभी इससे ज़्यादा मतलब मेरे को मालूम नहीं है साहब। साहब वो अपने उमेश का क्या था क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता साहब। हाँ मगर उस रुखसार के कई सारे लफड़े थे मोहल्ले में, और उतने ही उसके लवर भी थे साहब। राशिद, एक बार पहले बोला था फिर बोल रहा हूँ, आखिरी बार, सच बोलेगा कम पिटेगा। बोल दे, बोल। क्या हुआ? ऐसे मुंह पे लटका है भाई? साला कुछ हो ही तो नहीं रहा है ना यार। टुकड़ा है क्या तेरे पास? ये साइलेंट फिल्म का हीरो, कुछ तो बोल। साहब उमेश रुखसार पर फुलटू लट्टू हो गया था। और रुखसार? नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब, हफ्ते के जितने दिन, साल के जितने महीने, उतने ही उसके लवर थे। अभी आप बताओ साहब, उमेश बेचारा लल्लू कैसे इन सब। उमेश ने चरस गांजा क्यों शुरू किया था? अभी साहब देवदास आदमी और क्या करेगा साहब। साहब अभी 1 साल पहले का बात है। उमेश हर समय मजनू मूड में रहता था साहब। वो चरस गांजे का बड़ा बड़ा कश अंदर ले लेता था, लेकिन रुखसार को बाहर नहीं निकाल पाता था। सर एक खबर है सर, चिंचड़ी खाड़ी में मिला साहब। चिंचड़ी में तो रुखसार रहती है ना शादी के बाद? इंस्पेक्टर सर, चिंचड़ी की छोटी खाड़ी में काफी दिनों से कचरा जमा हुआ था। पब्लिक ने शोर मचाया तो कॉर्पोरेशन ने टीम भेजी और कचरे में कटे हुए हाथ मिले। कटे हुए हाथ चिंचनी खाड़ी से मिले हैं, और रुखसार भी चिंचनी में ही रहती है अपने शक्की पति सोहेल बेग के साथ, जिसका खुद का एक हाथ कटा हुआ है। कोई कनेक्शन लग रहा है तुम लोगों को?
कटी हुई जांघें शिवखेड़ पालघर में मिली जहां उमेश रहता था, और 7 महीने बाद कटे हुए हाथ चिंचणी में मिले जहां रुखसार शादी के बाद रहती थी। 3 सवाल उठ रहे थे। पहला, क्या वो सड़े गले कटे हुए हाथ वाकई उमेश के थे? दूसरा, क्या रुखसार और उमेश के बीच में कोई रिश्ता था भी जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ था? और तीसरा, वो ऐसा कौन था जिसे उमेश पर इतना गुस्सा था कि उस आक्रोश का अंजाम इतना भयंकर साबित हुआ? सुना है गुस्सा नाक पे लिए घूमते हो? जिसकी नाक कटती है साहब वही जाने गुस्सा क्या चीज़ है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी नाक काटी और तुमने उसके यार को ही काट दिया। उमेश दशरथ भोयर, उसकी कटी हुई जांघें और हाथ हमें मिल चुके हैं। उसकी लाश के बाकी के टुकड़े कहाँ फेंके तुमने? एक उमेश को ख़त्म करने से मुझे सुकून मिलता तो शायद मैं ऐसा कर भी देता। अब मेरी बीवी फितरत से जो है सो है। अब मोहल्ले में कत्लेआम तो नहीं कर सकता ना मैं। और साहब, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इंस्पेक्टर, एक ट्विस्ट है। वो जो कटे हुए हाथ हैं वो उमेश भोईर के नहीं है। कटे हुए हाथ उमेश के नहीं है? मतलब एक और मर्डर? हाँ विश्वास, एक मर्डर केस सुलझाने चले थे और 2 सामने आ गए। उमेश भोईर की कटी हुई जांघें हमें मीनाक्षी लोखंडे केस तक ले गई, और अब ये हाथ पता नहीं किसके। और उमेश भोईर के केस में अब भी हमारे पास कोई सॉलिड लीड नहीं है, सिवाय एक बेनाम रिश्ते के जिसका नामकरण अभी बाकी है। साहब मुझे क्यों बांध रखा है यहाँ पे साहब? तू मेरी नहीं गांजे की गिरफ्त में है राशिद। क्यों तलब उठ रही है? सब एक बार दम भरवा दो साहब। सब आपके पैर पकड़ता हूँ साहब, प्लीज साहब एक बार दम भरवा दो साहब। देख, सब सच सच बता दे तो सब कुछ मिलेगा। उठ। एक तू ही है जिसे पता था कि उमेश रुखसार पर मरता था। अब उमेश वाकई में मर चुका है, मार डाला गया। तो तेरे पास इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है? सब उमेश मेंटल हो गया था। रुखसार की शादी के बाद तो और भी कौन केस हो गया उसका। लाइन ही बिजी बता रहे हैं। लाइन मारने वालों की कमी थोड़ी है, आप ही खड़े हो कतार में। वे ओ फोकरचंद, अपने ज्ञान की ना पूरी बना, समझे? ज़्यादा शांत पट्टी नहीं, ये कोई तरीका है बात करने का? अबे जैसी औकात वैसा तरीका है तू फोकरचंद। क्या है ये फोकरचंद? घर में आईना है ना, जाके देख, मालूम पड़ेगा क्या होता है फोकरचंद। साहब उमेश छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा हो जाता था, सुलग जाती थी उसकी। उस रुखसार ने उसके दिमाग का दही कर दिया था साहब। एक हफ्ते से राशिद को अंदर रखा है। केस 7 महीने से चल रहा है। अरे पर राशिद ने किया क्या है? वो नशा करता है, ये तो सबको मालूम है। कभी कभी नशे में लोग ऐसी चीजें करते हैं जो सबको मालूम नहीं होती, जो हम मालूम करते हैं लॉकअप में। फिक्र मत कीजिए, मासूम है तो घर आ जाएगा। बेहद प्यार करता था उमेश तुमसे, भाइयों वाला नहीं, आशिकों वाला। सच है ना? झूठ है सर। मैं मानती हूँ वो भाई बहन वाली बात मैंने झूठ बोली थी, लेकिन उमेश का प्यार भी झूठ था सर। वो प्यार नहीं, वो पागलपन था, और मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? जी सर। वो मुझे कहता था कि मैं नशा करता हूँ तो तुम्हारे कारण, मैं मरूंगा तो तुम्हारे कारण। हर चीज़ का जिम्मेदार वो मुझे ही ठहरा रहा था सर, जबकि मेरी तरफ से कुछ नहीं था। जीना हराम कर दिया था उसने मेरा। फोन पे फोन, बेवक्त फोन। और तुमने फोन काटने की बजाय कॉलर को ही काट दिया। क्या कह रहे हैं सर? मैं नफरत नहीं करती थी उससे, मुझे फिक्र थी उसकी। भाई नहीं था, आशिक भी नहीं था, दोस्त था। शायद आप नहीं समझेंगे। नहीं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं समझ रही हैं कि हम क्या समझ रहे हैं। सर, दानिश, राशिद और गुरु के परिवार वाले उबल रहे हैं। एक हफ्ते से हमने उनको बिना अरेस्ट किए लॉकअप में डाला है। उमेश ने ऐसा भी क्या किया होगा जो इतनी नफरत पैदा हुई? सर, आदमी या तो गुस्से में कत्ल करता है या तो डर के मारे। शायद उमेश से कोई डर रहा था या डर रही थी। उमेश रुखसार को हर रोज फोन करता था, कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। लेकिन उसकी वजह से रुखसार की जिंदगी तो बर्बाद नहीं हुई ना।
वो खुद मानती है कि वो उमेश से नफरत नहीं करती थी। लेकिन उसने एक झूठ हमसे ऑलरेडी बोला है सर, भाई बहन वाला। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। इस कत्ल का रुखसार से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। एक लड़का जो दिन में नौकरी करता है, लड़की के पीछे दीवाना है, लेकिन लड़की की शादी हो गई है, लड़का गंजेड़ी हो गया है, हर रोज़ उसे फ़ोन करता है और फिर एक दिन उसे काट दिया जाता है। लेकिन क्यों काट दिया जाता है? उमेश भोयर का केस एक उलझे हुए मछली के जाल की तरह था, जिसमें मछली नहीं खुद जाल फंस गया था। एक भयंकर जुर्म हुआ था और मुजरिम आजाद तैर रहा था, पर जब ऐसा लगने लगा कि इस केस में पानी सर के ऊपर चढ़ने लगा है, तब सुराग का एक तिनका अपने आप तैरता हुआ पुलिस के पास आया। एक ऐसा सुराग जिसमें इस केस का सारा रहस्य लिपटा हुआ था। एक छोटा सा झूठ का हुक फेंकते हैं, देखते हैं सच के जाल में फंसता है या नहीं। साहब आपको सच्ची सच्ची बोलूं तो मेरा और उमेश का कोई ऐसा खासम खास दोस्ती नहीं था साहब। उमेश का सबसे ज़्यादा राशिद से जमता था साहब, और राशिद और दानिश बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ साहब। इसीलिए तेरे नाम का बिल फाड़ दिया उन्होंने। मेरे नाम का? मैं समझा नहीं साहब। क्या? राशिद और दानिश ने बयान दिया है कि उमेश का मर्डर तूने किया है। चल बता, क्यों मारा तूने उमेश को? साहब ये दोनों येड़े हो गए हैं साहब, ये दोनों एड़े हो गए हैं साहब। इनको थोड़ा माल दो फूकने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आई शपथ साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये दोनों ना, क्या? जिस रात को ये उमेश आया नहीं ना अड्डे पे, जब ही वो गायब हुआ साहब। क्या हुआ था उस रात को? साहब वो रात को ये दोनों भी नहीं आए थे ना अड्डे पे, और ये दोनों फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं अकेला बैठा रहता झक्के मारता हुआ। और ये बात बताने के लिए तूने 7 महीने लगा दिए। गुरु झूठ बोल रहा है साहब। मैंने कुछ नहीं किया। गुरु झूठ बोल रहा है? हाँ साहब। और राशिद वो भी झूठ बोल रहा है। राशिद ने तेरा सारा चिट्ठा खोल दिया। दानिश, कैसे तूने रुखसार के कहने पे उमेश का कत्ल किया है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। कैसे तूने उमेश की लाश के टुकड़े टुकड़े करके और जांगे शिवखेड़ की खाड़ी में फेंकवा दी? नहीं साहब, वो मैंने नहीं फेंकी थी। तो फिर किसने फेंकी थी? बाकी की लाश कहाँ है? राशिद कहाँ है? ये आधा बेडशीट है, लेकिन पहचानने के लिए काफी है। तुम्हारे घर का है? जी हाँ, ये तो हमारे घर की चद्दर है। ये रहा उसका टुकड़ा। साहब, ये आपको कहाँ से मिली? खून कैसे आया इस पे? किसका खून है साहब? दानिश ने बिना दम मारे तुम्हारे राज को बाहर फूंक दिया। राशिद, दिमाग सटक गया है साहब इसका। इतने दिनों से माल फूकने को नहीं मिला ना, तो इसलिए टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहा है। तुम्हारी अम्मी फरीदा तो कोई नशा नहीं करती ना राशिद। उन्होंने खुद उस बेडशीट को पहचाना जिसमें तुमने उमेश की जांघों को लपेटकर खाड़ी में फेंका था। बाकी की लाश कहाँ है? बोल! इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। जो कुछ किया वो राशिद ने किया है। राशिद ने उमेश को क्यों मरवाया? रुखसार के कहने पे? नहीं साहब, रुखसार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? राशिद पक गया था साहब उमेश के तानों से। उमेश हमेशा उसको जलील करता था हम दोस्तों के बीच में। हेलो को तेरी बहन मारेगी तेरे को किसी दिन। कब तक उसकी कमाई का खाएगा और हमारी कमाई का फूकता रहेगा? ए गप कर तू। अबे जैसी औकात वैसा तरीका है तू फोकट चल।
क्या है ये फोकटचंद? घर में आईना है ना, जाके देख, मालूम पड़ेगा क्या होता है फोकटचंद। साला उमेश समझता क्या था अपने आप? जब देखो फोकटचंद ये वो, साले को चिलम पकड़नी तक नहीं आती थी। मैंने सिखाई थी चिलम पकड़नी, अब मुझे को राग दे रहा था। गोवा का माल है, अच्छे से बना दानिश। ए दानिश, ए मेरे को दे दे। ए चल चल चल, उसको मत देना, तू बैठा रहा साइड में फोकटचंद। मुंह बंद कर उमेश, मैंने तेरे को बोला था कि दोस्ती में मजाक मस्ती की खाद होती है। दोस्ती मजाक? दोस्ती बराबर वालों में होती है, जैसा कि हम तीन। तू साला दोस्ती भिखारी है, भिखारी, समझा? ए उमेश बस करना, अभी चुप रहे, चुप। चलो रे दम मारते चल बना बना। दम मारते हैं, लेकिन साला अपन तीन ही मारेंगे। ये मेरे को मांगता ही नहीं इधर साला, फोकटचंद भिखारी साला। जब रुखसार को लेकर तिलमिल हो जाता था तो कैसे आता था भगा मेरे पास, मेरे से माल लेके जाता था और फूकता था। तब भी मैंने एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी मदद की। अभी तक कैसे बातें करता है और जिस खंजर की तरह घुसती है। देख बंटा, जिसके जेब में नोट है उसको सलाम है। हम चारों में से वो ज्यादा कमाता है। आज मेरे पे थूका है, कल तेरी बारी होगी, जरूर होगी, तब भी तुझे सलाम ठोकेगा। जो गलत है वो गलत है। तुझे नहीं लगता उमेश गलत है? ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? खून खोलता है मेरा कभी कभी। सब जैसे गांजे की लत होती है ना, ऐसी मजाक करने की भी एक लत लग जाती है, और यही लत लग गई थी उमेश को। और बकरा बनता था मैं, एक दिन खाली नहीं जाता था जब मेरी खिल्ली नहीं उड़ाता था। और एक दिन तुमने उसकी गर्दन ही उड़ा दी। नहीं साहब, मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था। राशिद, तुमने उसे अपने घर बुलाया था ताकि तुम उसका कत्ल कर सको। सर मैंने घर बुलाया था क्योंकि मैं सारा मामला ठंडा करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, और सब फोन भी उसी ने किया था सामने से। अबे अड्डे पर मिल, पूरा तोला लेके आया हूँ, टॉप क्लास सामान, तेरे को भी पिलाऊंगा। काम कर, तो घर पे आ जा, सब लोग बाहर गए हैं, कल तक लौटेंगे। मेरे पास एकदम रापचिक माल पड़ा है, मस्त करके फूकेंगे, आ जा। क्या बात कर रहा है, तेरे पास सामान है? माला माल भिखारी है, फिर तो आना ही पड़ेगा। निकल रहा हूँ। आ जा साले, आ जा। उस रात तुम्हारी अम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। लेकिन साहब ये बात आपको कैसे पता? उस रात 16 अप्रैल को आप लोग कहाँ थे? अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। और माजिद भाई मछली पकड़ने के लिए नाइट ड्यूटी पर थे। आपको पता था कि उस रात राशिद यहाँ अकेला नहीं था? मतलब यहाँ घर पे कोई आया था? राशिद ने उमेश को यहाँ बुलाया था। बड़े प्यार से मैंने अपनी बात उसके सामने रखी थी, लेकिन आदत इतनी जल्दी छूटती कहाँ साहब? फिर से मजाक करने लगा। ये ले, और एकदम स्ट्रांग बनाइए। तुम मेरे को बनाने के लिए दे रहे हैं, लिमिट में रह, समझा क्या? चल बना। एक बात पूछनी थी उमेश। मैंने माल बना रहे, बाद में बक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रुखसार तुझे 4 आने का भाव देती नहीं है, कुत्ता समझती है, और उसकी भड़ास तू मेरे ऊपर निकालता है? ले चूजे, तेरे घर पे बैठा हूँ तो कुछ भी बकेगा तू। अबे क्या मेरे को मालूम नहीं है तेरी कितनी जलती है, ये जान करके रुखसार मेरे पे मरती है, और तू उसके लिए कुछ नहीं है ऐसा, एकदम गुल। चला सड़क पे बैठा भिखारी रहता है ना, एकदम मुस्के जैसा। आइंदा मुझे बुखारी मत बोलियो, लास्ट बार कह रहा हूं। काय को नौकरी लग तेरी? ये माल तू अपनी कमाई का लेके आया है? अबे ये भी किसी ने भीख में दिया हो। बस कर तू, बोल रहा मैं तेरे को। साला गुस्सा किसको दिखा रहा है बे? हैं? चले चल, हवा आने दे। साला पूरे मूड की मां बहन कर डाली तूने, पता है तेरे को? रोक! नहीं मैं भिखारी, नहीं मैं फोकटचंद। अरे बाप रे, बहुत भयानक लग रहा है रे तू। पता नहीं सब दिमाग में क्या सटका, ऐसा लगा जैसे कोई तार सी टूट गई है। मेरे
हाथों को पता नहीं क्या हो गया साहब, मतलब आँखों को पता नहीं क्या दिखाई दिया, मतलब मेरे सर में, दिमाग में साहब, मेरा जो दिल, दिमाग, बदन ऐसा लगा जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। वाट लग गई सफाई करते करते। अबे खून किया है तूने, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यार ऐसे तो मत बोल यार तू। मुझे भी कीमत चाहिए। उमेश की बाइक चाहिए मुझे, उसे बेचकर पैसा रखूंगा मैं। नहीं मिल सकती तुझे बाइक। क्यों? अरे बाइक मैं बस स्टेशन पे खड़ी करके आऊँ, ट्रेन पकड़ के घर लौटा हूँ। बाइक कहाँ पे रखा है मुझे बता, मैं जाकर ले लूंगा। नहीं चाहिए तुझे बाइक, कुछ 1000 रुपए के लिए अपनी और मेरी लाइफ दोनों के डेंजर में डाल दी तू। तुझे बड़ी पड़ी है लाइफ की, हैं? और डेंजर की तो तू बात ही मत कर साले। अब इतना याद रख, मर्डर सिर्फ तूने किया है। मुझे सिर्फ पता है तूने किया है, मैं तो यहाँ आया ही नहीं। बॉडी तूने काटी, उसके अलग अलग टुकड़े तूने फेंके, सिर्फ तूने। समझा ना? समझ गया मेरे बाप। अब तू समझ जा, तू और मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे, समझा तू? अब मैं टेंशन में आ गया था, ये दानिश मुंह खोलेगा और मुझे ब्लैकमेल करेगा। ये ले, रख। और बाइक वाइक के बारे में नहीं सोचने का है, रख अपने पास। उमेश का चैन? हाँ, उमेश का चैन। फर्क तो पड़ा, उमेश के माँ बाप को फर्क पड़ा, हम लोगों को फर्क पड़ा। कानून को हमेशा फर्क पड़ता है, और अब तुम लोगों को भी फर्क पड़ेगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे को जाने दो साहब। उमेश की चेन कहाँ है? साहब वो मैंने घर पे रखी, बेची नहीं है अभी तक। शुक्र है नहीं बेची, पर दानिश तुम बचोगे नहीं, क्योंकि तुमने एक मर्डर में साथ दिया है, एक लाश को ठिकाने लगाने में मदद की है, और हम लोगों से झूठ बोला वो अलग। क्यों मुंह खोला तूने? तो करा था कुछ नहीं बताऊंगा, वादा किया था ना तूने। खून खोलता है मेरा। उसके 21वें जन्मदिन पर हमने बनवाया। सर बाइक मिल गई है, बोईसर स्टेशन के पार्किंग लॉट में पड़ी। क्यों 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 मारा मेरे उमेश को? गुस्सा था उमेश से। राशिद, आपका बेटा उसका मजाक उड़ाता था, जलील करता था उसे। वो सह नहीं पाया, उसने मार दिया उसे। यही इसी घर में हमारे राशिद ने अपने ही दोस्त का कत्ल किया, मोटी मोटी कर दी उसकी। या अल्लाह। मम्मी, गलती तो हमारी ही है ना। जब जब राशिद जेल गया हम उसे छुड़ा कर ले आए जमानत पर। मम्मी, राशिद ऐसे ही खूनी नहीं बना, उसे खूनी बनाया है हमने। राशिद कत्ल और सबूतों को मिटाने के जुर्म में पुलिस ने राशिद और दानिश को आईपीसी की धारा 302, 201 और धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया है। कत्ल में इस्तेमाल हुआ चॉपर पुलिस ने राशिद के घर से बरामद कर लिया। राशिद ने उमेश भोईर की लाश के ज्यादातर टुकड़े समंदर में फेंके थे, जो कभी किनारे पर आए ही नहीं, और कचरा डंप में फेंके गए कुछ टुकड़े भी पुलिस के हाथ कभी नहीं लग पाए।
रुखसार के घर के पास से मिले कटे हुए हाथ किसके थे, इसका पता चलना अभी बाकी है। ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन काफी लंबी खिंच जाती है। उमेश का केस क्रैक होने में लगभग 7-8 महीने लग गए। इस केस की तहकीकात ने एक और मर्डर केस का पिटारा खोला, जो था मीनाक्षी लोखंडे मर्डर केस। इस केस की तहकीकात में भी पुलिस और फोरेंसिक टीम का काम सराहनीय था। मीनाक्षी दिगंबर माने के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गई, लेकिन दिगंबर एक वक्त के बाद उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन मीनाक्षी अपने लिए दिगंबर की बढ़ती हुई नफरत को महसूस नहीं कर पाई और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ रुखसार उमेश के साथ किसी भी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उमेश उसकी ना को सुन नहीं पाया और अपने दर्द को नशे में घोटकर पीने लगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।